दो से ज़्यादा चीज़ें रिएक्ट करती हैं और कुछ नया बना लेती हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें रिएक्ट करती हैं और कुछ नई चीज़ बना लेती हैं तो वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दो चीज़ें जो रिएक्ट कर रही हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टेंट बोलते हैं। जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उन्हें क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जो नया बन रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अच्छा, अगर एक केमिकल रिएक्शन हुई है तो क्या पहचान होती है उसकी कि रिएक्शन हुई है? देखो बच्चों, इंडिकेशन क्या क्या होता है? इंडिकेशन फॉर केमिकल रिएक्शन। इंडिकेशन फॉर केमिकल रिएक्शन पहला क्या होता है? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। अच्छा, मान लो अगर मैंने दो चीज़ों को मिक्स करा और कोई नया कलर आ गया, जैसे मान लो एक लाल था एक येलो था, मैंने कुछ मिक्स करा, कुछ वाइट बन गया, कुछ ब्लूइश बन गया ना, हम बोलेंगे कलर, अरे देखो कलर चेंज हो रहा है। हम मानेंगे ना कि कलर चेंज हो रहा है तो मतलब कुछ रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, है ना। तो अगर चेंज इन कलर हो रहा है तो वहाँ पे क्या है? पक्का कोई रिएक्शन हो रही है, उसका इंडिकेशन है एक रिएक्शन का। क्योंकि अगर मान लो हमने दो चीज़ों को मिक्स करा तो हम कुछ तो देखेंगे कि हमें लगेगा कि कुछ नया बन रहा है ना। तो क्या क्या इंडिकेशन होते हैं? पहला तो क्या होता है? चेंज इन कलर। दूसरा क्या होता है? चेंज इन ऑर्डर। मान लो मैंने कुछ मिक्स करा और स्मेल आने लग गई, है ना, कोई अलग टाइप की स्मेल आने लगी। मैंने मान लो दो चीज़ों को मिक्स करा और मैं बोले क्या रिएक्शन सी कर दी, क्या स्मेल सी आ रही है ना, कहीं ना कहीं स्मेल चेंज हो गई। स्मेल चेंज हो गई मतलब वहाँ पे क्या हो गया? चेंज इन ऑर्डर हो गया। थर्ड, चेंज इन स्टेट। हाँ, चेंज इन स्टेट हो गया। मान लो मैंने दो चीज़ों को मिक्स करा, दो लिक्विड्स को मिक्स करा और वहाँ पे क्या बन गया? गैस बनने लग गई, एक गैस रिलीज होने लग गई। हम नहीं बोलते कि एक पॉइजनस गैस निकल रही है या कोई अच्छी स्मेल की गैस निकल रही है ना, या कोई भी गैस निकल रही है ना। हमने कुछ मिक्स करा और गैस निकल रही है, आप क्या सोचोगे? कि रिएक्शन हो रही है ना। तो वो भी क्या है? इंडिकेशन है किसका? केमिकल रिएक्शन का। अच्छा, अगर फोर्थ हम बात करें, क्या? चेंज इन टेम्परेचर। अगर मान लो दो चीज़ें ठंडी ठंडी थी, मैंने उनको मिक्स करा और एकदम से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लग गया, एकदम से वो गर्म होने लग गई, एकदम से उसमें उबाल आने लग गया, है ना। हम समझ जाएंगे यहाँ पे कि क्या रिएक्शन हो गई है। एकदम सब कुछ टेम्परेचर बढ़ने लग गया, फटने को हो रहा है बिल्कुल। तो क्या बोलेंगे हम लोग? टेम्परेचर चेंज हो रहा है मतलब वहाँ पे क्या हो रही है? वहाँ पे रिएक्शन हो रही है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है मतलब वहाँ पे क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। अच्छा, पाँचवा क्या है? चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पाँचवा क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों? इनसोल्यूबल पार्ट, इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। रिएक्शन के टाइम पे अगर मान लो मैंने कुछ मिक्स करा, कुछ चीज़ों को रिएक्ट कराया और कुछ ऐसा नया सब्सटेंस बन गया, है ना, जो कि आपको दिख रहा है कि अब डिजोल्व नहीं हो रहा, है ना, वो नीचे ऐसे स्टेबल नीचे इकट्ठा हो गया है, डिजोल्व नहीं हो पा रहा है, इनसोल्यूबल था, कुछ नया बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। तो ये 5 इंडिकेशन होते हैं कि वहाँ पे रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। अच्छा बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर में अगर हम बात कर ही रहे हैं तो एक और बात कर लेते हैं। टेम्परेचर दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो हीट रिलीज होएगी, या फिर हीट क्या होएगी? एब्जॉर्ब होएगी, टेम्परेचर कम होएगा, है ना। तो देखो बच्चों, अगर चेंज इन टेम्परेचर भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है एक्सोथर्मिक। एक रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो कौन सी रिएक्शन मानी जाती है? एक्सोथर्मिक। इसमें क्या होता है? हीट रिलीज होती है। अगर हीट रिलीज हो रही है तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या बोलेंगे उसको हम? उसको फिर हम बोलते हैं बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब कि अगर वो अपनी हीट को सराउंडिंग में रिलीज कर रहा है ना। अगर हमने दो चीज़ों को मिक्स करा और वो मिक्स होने के बाद अपनी हीट को सराउंडिंग में दे रहे हैं, बाहर रिलीज कर रहे हैं, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। इसमें हम हीट को कहाँ लिखते हैं? प्लस करके लिखते हैं यहाँ पे हीट, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो हमने दो चीज़ों को मिक्स करा और वो सराउंडिंग की हीट को अपने अंदर ले रहे हैं, मतलब उनको हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है मिक्स होने के लिए, या सराउंडिंग की हीट को वो अपने अंदर ले जा रहे हैं, है ना, तो उस टाइम पे वो जो रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोथर्मिक बोलते हैं। अच्छा देखो, ये हमने हीट रिलीज करते हैं तो जो भी कंटेनर वगैरह होता है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। सराउंडिंग क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, क्योंकि सराउंडिंग में क्या कर दी इन्होंने? हीट रिलीज कर दी। सराउंडिंग में क्या कर दी इन्होंने? हीट रिलीज कर दी। तो सराउंडिंग कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। कब? जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अच्छा, ये क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। तो मुझे बताओ, अगर सराउंडिंग की हीट को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा
सराउंडिंग की हीट को अगर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तो सराउंडिंग कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होती है तो वहाँ पे ठंडा फील होता है, और जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वहाँ पे कैसे फील होता है, गर्म फील होता है। समझ में आएगी बात, याद रहेगी बात ये वाली। तो अगर हीट एब्जॉर्ब कर रही जा रही है, अगर आसपास की हीट एब्जॉर्ब हो गई मतलब अंदर चली गई, तो सराउंडिंग कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है मिक्स करने पर ठंडी हो गई तो वो कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि मिक्स करा और वहाँ पे गर्म हो गई वो, तो वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि वहाँ पे पक्का हीट क्या हुई होगी, रिलीज़ हुई होगी। वहाँ पे हीट क्या हुई होगी बच्चों, रिलीज़ हुई होगी। एक बार ज़रा देखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखना तो अच्छा बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन की। अभी हमने देखा था क्या कि अगर रिएक्शन होती है तो उसके क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं ना, हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। टाइप ऑफ रिएक्शन में पहला क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो देखो बच्चों, अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो रही हैं, A + B + C + D, कितनी भी चीज़ें, अगर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, है ना, और वो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो रही हैं, रिएक्ट हो रही हैं और सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं, तो उस टाइम पे वो कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। हम बोलेंगे इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट। आज क्या ध्यान है आपका, इन दिस रिएक्शन 2 और मोर टाइप ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टू प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है CaO + H2O विल गिव। देखो CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा बच्चों, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, क्या होता है, क्विक लाइम। क्या होता है, क्विक लाइम होता है। ठीक है, पुट्टी जो नहीं दीवार पर लगाने के लिए पुट्टी आती है, दीवार पे लगाने के लिए जो पुट्टी आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, हाँ, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्या होगा, इसमें जब हम पानी मिलाते हैं ना बच्चों, तो जो पेस्ट बन जाता है वो पेस्ट क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लोगों को वैलेंसी लर्न है, देखो कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का क्या OH, कैल्शियम वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, तो क्या हो जाएगा ये CaOH ट्वाइस। तो क्या हो गया, CaOH ट्वाइस। ठीक है, तो क्या बन जाता है बच्चों, जब भी मैं कैल्शियम ऑक्साइड में, पुट्टी में, है ना, तो चूने में क्या बनाऊंगा, पानी मिलाऊंगा, तो जो नया पेस्ट बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। उसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, स्लेक लाइम होता है। क्या होता है, स्लेक लाइम होता है। और साथ में बच्चों ये कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पे हीट निकलती है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हीट निकलती है। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि एक तो इसका आपका यूज़ क्या होगा, केमिकल रिएक्शन का, अगर आपसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछ रहा है तब काम आ रही है, CaO + H2O, CaOH ट्वाइस + हीट, है ना, दो चीज़ें मिलके एक प्रोडक्ट बना रही है ना। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है बच्चों, ये तो एनर्जी है, निकल गई, है ना। प्रोडक्ट लिखना तो पड़ेगा, तो प्रोडक्ट तो एक ही है ना, दो चीज़ें मिक्स हो रही है और क्या बना रही है, सिंगल चीज़ बना रही है ना। तो मतलब सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, दो चीज़ें मिक्स होकर सिंगल चीज़ बन रही है, तो कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। अब हीट भी निकल रही है ना, तो एक कौन सी एग्जांपल, एक एक्सोथर्मिक का भी हो सकता है, ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि राइट एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। और इसके बच्चों इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं कि सब्सटेंस X व्हेन मिक्स्ड विद वाटर प्रोड्यूस सब्सटेंस Y विद हीट, समझ जाओगे ना, है ना। और सब्सटेंस X इज यूज्ड इन द वाइट पोर्शन, ऐसा करके वो हिंट दे देता है। तो समझ जाना कि इसी टॉपिक के बारे में बात होने वाली है। समझ में आया आपको, है ना। तो ये रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न जरूर से करना है। इसके फर्दर स्टेप भी होता है, वो हम आगे देखेंगे। या फिर एक काम करते हैं, अभी देख लेते हैं। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, CaO + H2O क्या बन जाता है, CaOH ट्वाइस बन जाता है। इसको हम दीवार पर लगा देते हैं। अच्छा, अगर हमने इसको दीवार पर लगा दिया, हमारे सराउंडिंग में तो क्या है, हमारी सराउंडिंग में CO2 भी प्रेजेंट है, हमारी एयर के अंदर क्या है, CO2 प्रेजेंट है ना। तो ये हवा की जो CO2 है उससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मतलब स्टेप 1 है ये। एग्जाम्पल यही है बच्चों, एग्जाम्पल नहीं है वो बस एक सेकंड स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। सेकंड स्टेप कि स्टेप 2 क्या होगा, ये जब दीवार पर लगा रहेगा तो CaOH ट्वाइस किससे रिएक्ट कर जाएगा, CO2 से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा बच्चों, है ना।
कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने इसको CaCO3 को लिखा बच्चों। अगर मैं साइड में देखूंगा फॉर्मूला तो Ca और CO3। कैल्शियम का फॉर्मूला Ca होता है, कार्बोनेट का क्या होता है? CO3 होता है। कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी भी कितनी होती है? 2 होती है। तो क्या हो जाएगा ये? Ca2 CO3 के भी ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हम पे? CaCO3 बनेगा। तो जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और जैसे कि इसका नाम क्या था, कॉमन नेम क्या था? स्लेक लाइम। इसका कॉमन नेम होता है बच्चों लाइमस्टोन। इसका क्या कॉमन नेम होता है? लाइमस्टोन। और वैसा असली नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। असली नाम क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। एक बार लिखो जरा, ठीक है? आगे देखते हैं फिर। लिखो जरा, एक बार लिखो जल्दी जल्दी सब लोग। तो बच्चों देखो, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन का एकदम उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स अगर मिक्स हो रहे थे तो वो सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, है ना? इसमें क्या हो रहा है, एक चीज़ को तोड़ के उससे हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट बना देते हैं ना। एक चीज़ को डिकम्पोज करके, एक रिएक्टेंट को डिकम्पोज करके हम काफ़ी कुछ बना देते हैं वहाँ पे। तो वो कौन सा हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। क्यों, क्या हो गया फिर वो? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जैसे कि अगर सिर्फ एक कोई ए चीज़ है ए, उसको हमने डिकम्पोज करा हीट करके, कुछ भी करके, है ना, कुछ भी करा, और साथ में क्या बन गया? काफ़ी कुछ बन गया, B + C + D। मतलब एक चीज़ से काफ़ी सारे प्रोडक्ट बन गए। एक को हमने डिकम्पोज कर दिया काफ़ी सारी चीज़ों में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। ये कई टाइप की होती है बच्चों, 3 टाइप की होती है मेनली। एक होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सी होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। क्या होती है? क्या होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। एक होती है बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और एक होती है हमारी क्या? फोटो डिकम्पोजिशन। सिंपल बोल देते हैं। एक होती है क्या? फोटो। एक होती है हमारे पास क्या? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों देखो, हमने पढ़ा था इसके 3 टाइप होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों? अच्छा देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एक चीज़ को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं, किसकी हेल्प से? हीट की हेल्प से। थर्मल मतलब क्या होता है? हीट होता है। तो उस टाइम पे वो कौन सी डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन है। उस टाइम पे वो कौन सी डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन है। आपको याद है कुछ पीयूष? सब याद है ना? तो देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो CaCO3 है, इसको अगर मैं क्या कर रहा हूँ? हीट कर रहा हूँ। अगर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? इसको हीट कर रहा हूँ, तो क्या होगा? एक तो बन जाएगा CaOH ट्वाइस, एक तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में क्या? CO2। नहीं बच्चों, याद रखना, अगर एक तरफ कार्बोनेट होता है, पूरी केमिस्ट्री में एक हिंट है ये, अगर एक तरफ कार्बोनेट होगा अदर साइड CO2 बनता है। अगर एक तरफ CO2 होगा तो दूसरी साइड क्या बनेगा? कार्बोनेट बनेगा। कार्बोनेट और CO2 को क्या होता है? इंटर रिलेशन होता है। एक तरफ कार्बोनेट आ गया, अगली साइड CO2 आएगा ही आएगा। H2O भी आ सकता है, उसकी मना नहीं है, पर CO2 जरूर आएगा। ठीक है, पर यहाँ पे H2O रिलीज नहीं होता। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं हीट करता हूँ, है ना, अगर एक सब्सटेंस है, इसको मैं हीट करूँगा तो विद द हेल्प ऑफ हीट ये क्या हो गया? बाकी चीज़ में टूट गया, 1 से 2 बहुत कुछ बन गया। तो डिकम्पोजिशन हुआ ना, और किसके हेल्प से हुआ? हीट की हेल्प से हुआ। तो ये क्या है? ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। ये क्या है बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन है। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चों सोडियम क्लोराइड के बारे में, NaCl से अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले मोल्टन स्टेट में लेके, है ना, इसके थ्रू क्या पास करा दूँ? इलेक्ट्रिसिटी पास करा दूँ। NaCl को मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करके क्या पास करा दूँ? अगर मैं इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करा दूँ तो क्या हो जाएगा? ये स्प्लिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। एक तो सोडियम बन जाएगा और क्लोराइड बन जाएगा। क्लोराइड मैंने बताया था, क्लोराइड क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल है, कभी भी अकेले नहीं आ सकता, कभी भी अकेले वो नहीं आ सकता। तो क्या आएगा? Cl2। अब Cl2 है, यहाँ पे एक ही है, तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। Na 2 हो गए, Na तो एक ही था, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। समझ में आया आपको? अच्छा, अब बात करते हैं मुझे फोटो डिकम्पोजिशन की। अगर हम किसी एक सब्सटेंस को उसकी कंपोनेंट्स में डिकम्पोज करना है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट, फोटोन्स, है ना, विद द हेल्प ऑफ लाइट, सनलाइट। अगर हमें एक सब्सटेंस को उसके कंपोनेंट्स में डिकम्पोज करना है, ब्रेक डाउन करना है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो वो कौन सी डिकम्पोजिशन होती है बच्चों? फोटो डिकम्पोजिशन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड से अगर मैं सनलाइट पास कराऊँ,
सोडियम क्लोराइड से अगर मैं क्या पास कराऊँ, सॉरी सिल्वर, Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर होता है, सॉरी, सिल्वर क्लोराइड से अगर मैं क्या पास कराऊँ, सनलाइट पास कराऊँ, तो सिल्वर अलग हो जाएगा, और वही अभी बताया मैंने क्लोराइड हो जाएगा। क्लोराइड के भी अकेला आता नहीं है, तो क्या होता है Cl2। अच्छा, बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी आए 2। सेम बच्चों यही होता है सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, तो AgBr को अगर मैं सनलाइट से पास कराऊँ तो क्या बन जाएगा, Ag अलग हो जाएगा Br2 और Br2 अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। समझ में आया बच्चों? एक बार नोट डाउन कर लो इसको। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन द डार्क बोटल्स। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क बोटल्स में क्यों स्टोर करते हैं, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को हम डार्क बोटल्स में क्यों स्टोर करते हैं। देखो बच्चों, अगर बोतल डार्क होगी, है ना, ट्रांसलूसेंट नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, तो उसके थ्रू सनलाइट एंटर नहीं कर पाएगी, सनलाइट एंटर नहीं कर पाएगी, और अगर सनलाइट एंटर नहीं कर पाएगी तो वो अपनी फॉर्म में रहेगा, क्योंकि अगर वहाँ से सनलाइट पास हो गई तो सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा सिल्वर और क्लोराइड में। तो हमें उसको अगर डिकम्पोजन से बचाना है तो किस में स्टोर करना पड़ता है, उसको डार्क बोतल में स्टोर करना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे आंसर बच्चों, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल डिकम्पोज इन द सिल्वर एंड क्लोराइड, सो टू प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन वी हैव टू स्टोर इट इन डार्क बोतल। हमें इसको किस में स्टोर करना पड़ता है, डार्क बोटल्स में स्टोर करना पड़ता है। आगे देखेंगे बच्चों अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए लिखो उसको एक बार। अच्छा बच्चों, अब हमें करना है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। देखो बच्चों, क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मटेरियल कौन सा होता है, पोटेशियम होता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर कार्बन, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिन, है ना। ऐसे नीचे आते रहेंगे तो हमारी रिएक्टिविटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। हम ऐसे नीचे आते चले जाएंगे, हमारी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। रिएक्टिविटी धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है, गोल्ड होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम होता है। तो बच्चों, अगर आपको एक तो ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी है, एक तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या करनी है, लर्न करनी है। उसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे ना, हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, डीकम्पोजिशन पढ़ा, डीकम्पोजिशन के टाइप्स पढ़े, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, एक होता है, मान लो एक हाई रिएक्टिव मेटल होता है और एक लो रिएक्टिव मेटल होता है विद इट्स सोल्ट सॉल्यूशन, मतलब कंपाउंड फॉर्म में होता है, कंपाउंड फॉर्म में होता है, बताऊंगा आपको मैं। तो मुझे बताओ, अगर बी अपने घर में बैठा हुआ है, ए क्या ज़्यादा ताकतवर है, ए उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा वो, उसको बी को उसके घर से भगा देगा और वहाँ पे खुद आके बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कृष्णा यू कैन फील, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC और प्लस अकेला क्या रह जाएगा, यहाँ पे बी रह जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई ज़्यादा ताकतवर है ना, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो क्या करेगा, कम वाले को भगा देगा। तो जो ए है, जो हाई रिएक्टिव मटेरियल है, वो लो रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है इसमें, हाई रिएक्टिव मटेरियल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मटेरियल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे मैं बात करूँ कैल्शियम की, कैल्शियम प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, कैल्शियम प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो देखो मुझे बताओ बच्चों, कौन ज़्यादा, अच्छा इसको हटाओ, इधर अभी दूसरा आ गया। एक काम करते हैं, ठीक है, पोटेशियम यहाँ पे छोड़ देते हैं और हम बात करते हैं किसके बारे में, कॉपर सल्फेट के बारे में, CuSO4। मुझे बताओ कौन ज़्यादा ताकतवर है, कॉपर कि पोटेशियम, कौन ज़्यादा ताकतवर है, पोटेशियम ना। देखो पोटेशियम ऊपर है, जो जितना ऊपर होएगा उतना ज़्यादा क्या है, ताकतवर है, उतना ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो कॉपर ये रहा, पोटेशियम ये रहा, क्या मुकाबला इनका, है ना। तो पोटेशियम क्या करेगा, उसको कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो अभी ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, बाद में क्या बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, बाद में क्या बन जाएगा बच्चों, पोटेशियम सल्फेट। अब बच्चे पता क्या करते हैं, KSO4 कर देते हैं अगर CSO4 है। नहीं, पता क्या, हमें क्या करना है, फॉर्मूला बना के देखना है कि पोटेशियम का K आ गया, SO4 का SO4 आ गया। वैलेंसी इसकी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो इस पे 2 जाएगा, इस पे क्या जाएगा, 1 जाएगा। तो K2SO4। अब और ये Cu क्या रह जाएगा, Cu क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। तो क्या हुआ, हाई रिएक्टिव मटेरियल ने लेस रिएक्टिव को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसको अलग कर दिया। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पोटेशियम ज़्यादा ताकतवर था Cu से, है ना। तो मेटल क्या करेगा, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना, और वहाँ पे अपना सोल्ट सॉल्यूशन बना लेगा। तो वो कॉपर क्या रह जाएगा, वहाँ पे अकेला रह जाएगा, कॉपर क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। तो ये होगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया आपको।
ओके, तो एक बार ज़रा लिखो इसको बच्चों, आगे चलते हैं फिर। अच्छा बच्चों आगे देखते हैं। देखो हम पे 3 रिएक्शन दे रखी है इसने, कैल्शियम प्लस पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट, सोडियम प्लस सिल्वर क्लोराइड। देखो क्या होगा, कैल्शियम प्लस पोटेशियम सल्फेट, मुझे बताओ क्या कैल्शियम की औकात है कि वो पोटेशियम को उठा सके? नहीं ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, वो नो रिएक्शन, जैसा है ऐसा कैसे ही रहेगा। अगर कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम क्या है, कैल्शियम क्या है बच्चों, कम रिएक्टिव है ना। पोटेशियम देखो ऊपर है, कैल्शियम नीचे है, तो क्या कैल्शियम उसको हटा सकता है? क्या कैल्शियम उसको उससे ज़्यादा रिएक्टिव है? नहीं है ना, तो कैल्शियम कम रिएक्टिव है ना, तो अपने से ज़्यादा रिएक्टिव वाले को हटा नहीं पाएगा, तो क्या हो गया, नो रिएक्शन होगी। अच्छा एल्यूमिनियम और कॉपर में बात करते हैं। एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो एल्यूमिनियम ज़्यादा ताकतवर है ना, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, तो क्या बना लेगा, वो एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेगा। तो फॉर्मूला बना के देखना पड़ेगा बच्चों। तो SO4 की 2 होती है, एल्यूमिनियम कितनी होती है, 3 होती है, तो क्या हो जाएगा, Al पे 2 आ जाएगा और SO4 पे 3 आ जाएगा, और अकेला क्या बचेगा, कॉपर अकेला बचेगा। अच्छा सोडियम क्या है, ज़्यादा ताकतवर है किससे, है ना, बड़े आराम से हटा देगा, बिल्कुल लात मार के भगाएगा। NaCl प्लस Ag, समझ में आया? तो ये हमारी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भाई एक और करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बच्चों अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। देखो पहले क्या हो रहा था, सिर्फ एक आयन दूसरे को क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था, है ना, तो वो क्या था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, मतलब डिस्प्लेसमेंट था। अगर क्या हो रहा है यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, मेनली क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। जैसे कि मान लो AB प्लस CD, तो क्या हो रहा है, जो A है वो C की जगह पे जा रहा है, और जो C है वो क्या आ रहा है, A की जगह पे आ रहा है। आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, और क्या बन रहा है वहाँ पे, C की जगह पे क्या, A की जगह पे क्या जा रहा है, C जा रहा है, तो C भी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा। तो अगर एक्सचेंज आयंस का हो रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस क्या, बैरियम क्लोराइड BaCl2, क्या होगा बच्चों, क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बना लेगा। अब सोडियम क्लोराइड बना लेगा, सोडियम कहाँ आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, तो फॉर्मूला बच्चे पता क्या करते हैं, देख के लिख लेते हैं, ऐसे देख के लिखना, Na और Cl, वैलेंसी 1-1 होएगी, एक्सचेंज होएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, NaCl बन जाएगा। अच्छा ऐसे क्या बनेगा, बैरियम कहाँ जाएगा, सल्फेट पे, तो Ba की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, सल्फेट की भी कितनी होती है, 2 होती है, तो क्या बन जाएगा ये BaSO4 बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, Na कितना था, 2 थे Na, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ये बैलेंस हो गया हमारे पास, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अच्छा बच्चों ये जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, एक बच्चों ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है, कि तो ये जो BaSO4 बन रहा है ना, यहाँ पे ये जो BaSO4 बन रहा है, ये क्या है, ये PPT है, ये प्रेसिपिटेट है, ये एक इनसोल्यूबल पार्ट है। 2 चीज़ों के मिक्स होने से यहाँ पे क्या बन गया, एक इनसोल्यूबल पार्ट बन गया, है ना, तो ये क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया। तो मतलब कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है ना, साथ साथ में किसका एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और एग्जाम्पल हो गई ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों जगह काम आता है एग्जाम्पल, समझ में आया? ओके लिखो जरा एक बार इसको। अच्छे बच्चों अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, लास्ट पार्ट है टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन, ऐसी रिएक्शंस है ना जहाँ पे ऑक्सीजन का गेन होता है या फिर हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। ऑक्सीजन गेन होता है या फिर हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ H2। अगर हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐड कर दिया या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो वो कौन सी रिएक्शन है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। वो कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अच्छा उल्टा करा, अगर हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूव कर दिया किसको, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कौन सी रिएक्शन है, वो रिडक्शन रिएक्शन, वो रिडक्शन है, वो क्या है, रिडक्शन, ठीक है बच्चों। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, रिडक्शन बोलते हैं। अच्छा देखो अब ऐसी रिएक्शंस भी तो होती हैं जहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही होती है, ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी और रिडक्शन भी हो रही होगी।
है ना। तो रिड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। तो जिस रिएक्शन के अंदर ये दोनों चीज़ें हो रही होती हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखो जैसे कि हम पे एग्जाम्पल क्या है बच्चों, CuO प्लस H2 क्या बनेगा, CuO प्लस H2O। देखो जरा इसको, इसमें क्या होगा बच्चों। अच्छा देखो बच्चों, जैसे कि हमें ये रिएक्शन दे रखी थी CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। इसमें क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया है, ये किसका एग्जांपल है, ये रिडॉक्स का एग्जांपल है। कैसे है, इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है इसके पास, और आगे जाके देखोगे तो इसकी ऑक्सीजन चली गई, है ना कृष्णा। तो ये क्या है, रिडक्शन है। ये क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। ये वाला किसका पार्ट है, रिडक्शन का। देखो ना, इसका ऑक्सीजन रिमूव कर दिया। अगर रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन हुआ है, अगर रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन हुआ है तो वो क्या है, रिडक्शन है ना। या तो हाइड्रोजन ऐड हो गया हो, है ना। आया अर्णव, नहीं आया, नहीं आया ना। कहाँ देखो, या तो ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया हो या हाइड्रोजन ऐड कर दिया गया हो, तो वो क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड तो नहीं करा और ऑक्सीजन क्या करा है, रिमूव करा है। Cu के पास पहले ऑक्सीजन थी, लेकिन अब Cu के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो CuO के साथ क्या करा गया है, रिडक्शन करा गया है, इसका ऑक्सीजन ले लिया गया। तो ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन के बारे में, तो देखो H2 था, ये इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इसके अंदर हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया और ये क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो ये वाला पार्ट क्या हुआ है बच्चों, ये वाले पार्ट में क्या हुआ है, ये वाले पार्ट में हुई है ऑक्सीडेशन। इस वाले पार्ट में क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि देखो पहले ही अकेला था, फिर बाद में इसके पास क्या कर दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दी, ऑक्सीजन ऐड कर दिया और क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है। तो बच्चों अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, तो याद रखना बच्चों, कभी भी आपको प्रोडक्ट साइड में आंसर नहीं लिखना होता। प्रोडक्ट साइड क्या होती है, बताने के लिए होती है कि हुआ क्या है, क्या हुआ है, बस बताने के लिए होती है। आंसर में हमेशा क्या आता है कार्तिक, रिएक्टेंट साइड की चीज़ें आती है। आंसर में हमेशा क्या आती है, रिएक्टेंट साइड की चीज़ें आती हैं। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ये हुआ है ना, क्योंकि पहले इस पर ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, H2 हुआ है ना। तो ऑक्सीडेशन में कौन आएगा, H2 आएगा। ऐसे रिड्यूस कौन हुआ है, CuO। वो तो रिड्यूस होने के बाद का है, वो तो बता रहा है कि बाद में वो होने के बाद ये बन गया। हुआ कौन, ये हुआ ना, वो तो रिड्यूस होने के बाद वो ये बन गया Cu, है ना। रिड्यूस एक्चुअली हुआ कौन, CuO हुआ ना। ऑक्सीजन किसका लिया गया, इसका लिया गया ना। तो CuO क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अच्छा एक बात और बच्चों, ये बच्चे एग्जाम में यही पूछते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या पूछते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखना, ये दोनों आंसर आपने लिखे, इनको जस्ट उल्टा कर देना है। तो रिड्यूस जो हो रहा है वो क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा फिर, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो भी हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा था वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्योंकि देखो अगर ये ऑक्सीजन लेगा ही नहीं तो ये ऑक्सीजन देगा किसको, है ना। तो ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि लोगों को क्या करा रहा है, लोगों को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, उनको ऑक्सीजन, उनके ऑक्सीजन ले रहा है। तो ये कैसा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। लॉजिक ये होता है। बाकी ईजी है। ईजी क्या है बच्चों, कि जब भी आपने लिख लिया कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, इनको उल्टा कर दो, आप पे क्या आ जाता है, आपके एजेंट का आंसर आ जाता है। समझ में आया, एक बार नोट डाउन करो जरा, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो।